राधे राधे, राम राम। सचिन सर आपके साथ आएंगे और कुछ बताएंगे आपको इसके बारे में। नमस्कार साथियों। वो एक बात कहते हैं ना कि दिल में जब एक कसक होती है ना तो सब कुछ मुमकिन होता है। और तुम तो वो शेर हो कि तुम तो वो देश के कर्णधार हो जो तुम्हारे कंधे पर सितारे होंगे कि चंद सितारों के लिए, चंद सितारों के सपनों को सजाने के लिए मैं बैठा रहा। मेरे मुकद्दर में नहीं थे सितारे, इसलिए मैंने कंधे पर सजा लिया, इसलिए मैंने कंधे पर सजा लिया। एक बात याद रखिएगा कि यह भर्ती अपने आप में एक बहुत बड़े सपने के रूप में होती है। उत्तर प्रदेश का प्रत्येक युवा, हर गांव का, हर ढाणी का, हर देहात का युवा इस भर्ती के बारे में सोचता है कि कब यूपी कांस्टेबल आएगी और मैं मेरी जी जान झोंकूंगा। आप में से बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे जो 10वीं पास, 12वीं पास होंगे। 12वीं पास के बाद ये सपना सजाया होगा कि यार मैं मेरी उच्च स्तर की जो वो तैयारी है उसको नहीं कर सकता, आगे की पढ़ाई जारी नहीं कर सकता, आर्मी में चला जाऊंगा, यूपी कांस्टेबल में चला जाऊंगा। तो उन सब विद्यार्थियों के लिए एक ये बहुत ही सुनहरा मौका है, बहुत ही बड़ा मौका है। अपने आप में एक बहुत बड़ा उत्सव, एक जंग की तरह है कि काफी वक्त से इसका इंतजार है। तो आप लोग इस चीज को ऐसे मत मानिए, एक महोत्सव की तरह मानिए और अपने जीवन का आखिरी युद्ध समझ के इसको लड़िए और विजयी होइए। बिल्कुल दीपक सर। दोस्तों, जाहिर सी बात है, जब ये बात करते हैं हम कांस्टेबल की और उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश कांस्टेबल का मतलब साफ है कि मध्यम वर्गीय के उन बच्चे और बच्चियां जिनके सपने में, और जाहिर सी बात है आप जानते हैं कि हमारे जो सपने होते हैं वो बड़े होते हैं, हम भविष्य में बनेंगे आईएएस पीसीएस, लेकिन ये सीढ़ी है। जब आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे तो आपके बहुत सारे सपने पूरे होने की संभावना दिखेंगी। आपको लगने लगेगा कि मैं ये भी कर सकता हूं, मैं ये भी कर सकता हूं, मैं पीसीएस की तैयारी भी कर सकता हूं। इसलिए ये एक तरह से क्रमवार ढंग से आगे बढ़ने की प्रक्रिया है, पहली सीढ़ी है। इसलिए याद रखिए, ऐसी वैकेंसीज यूपी में फिर नहीं आती और ना ही आएंगी। और जिस प्रकार से आप जान सकते हैं कि यूपी सरकार का रवैया और सबको मालूम है, इसलिए याद रखिए, सरकार जब इस प्रकार की वैकेंसी निकालती है तो बहुत समय के बाद निकालती है, और खास तौर पे उत्तर प्रदेश की बात करें तो। इसलिए आप सब कमर कस लीजिए, ये आखिरी है, आखिरी है। इसलिए आपसे आग्रह करता हूं कि इसे हमेशा जब भी आप पढ़ें, और ये जो क्लास है सुचारू रूप से स्टार्ट हो जाएंगी, और आपने जहां तक भी पढ़ा होगा, अगर आप पढ़ चुके स्टूडेंट हैं तो आपको रिवीजन में काम आएगा। अगर आपने शुरुआती करनी है तो भी आप आराम से फुलफिल कर सकते हैं कि A to Z कंप्लीट कर सकते हैं। इसलिए याद रखिएगा, ना हम सफर ना हम नसी से निकलेगा, ना हम सफर ना हम नसी से निकलेगा, तुम्हारे पांव का कांटा तुम ही से निकलेगा। अगर याद करिए, अगर आपको तैयारी करनी है तो हर एक समस्या का हल आपको करना पड़ेगा, बस हम लोग रास्ता मार्ग दिखाएंगे और एक बढ़िया, एक ढंग से, एक तरीके से। ठीक है। देखिए, जो ये हमारे पास भर्ती का मौका आया है, इसको हमने कभी भी जैसे हमने जो सोचा था उसी प्लानिंग के हिसाब से अब हमें चलना होगा। अब पूरा वो समय आ गया है जब हमने ये सोचा था कि ये भर्ती कब आएगी कब आएगी कब आएगी। अब वो समय आ गया है कि अब मैदान में जंग जीतकर हमें अपने घरों में उस जॉब को लेकर जाना है, अपने कंधे पर सितारों को सजाकर लेकर चलना है। अब प्रीति मैम आपके साथ कुछ बात रखेंगी कि कैसे कैसे आपको आगे सिस्टम को लेकर चलना होगा, किन बच्चों के लिए ये वैकेंसी सबसे ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी, कैसे रहेगी, पूरी बात को आप समझेंगे। देखो, जैसा कि अभी पता चला था, कल स्टेटस आया एसएससी जीडी का। बहुत सारे बच्चे परेशान थे कि एसएससी जीडी का जो स्टेटस आया वो रिजेक्ट हो गए, फॉर्म रिजेक्ट हो गए, मैम हमारा एक्सेप्ट नहीं हुआ, रिजेक्ट हो गया, इतनी मेहनत की थी। तो जो चीजें आपने एसएससी जीडी में पढ़ी, फॉर्म रिजेक्ट हुआ, मॉडिफाई के लिए आएगा नहीं आएगा वो अलग बात है। अब आपके लिए बहुत सुनहरा मौका है कि ये आपका यूपी कांस्टेबल की एक बम्पर भर्ती आई। जो सारी चीजें आपने तैयारी एसएससी जीडी के लिए की थी, फॉर्म आपका रिजेक्ट हुआ है, तो बहुत बेहतरीन मौका है कि वो सारी चीजें आप इस पे लगा देना। जोर एग्जामपुर हमेशा साथ रहा है, बहुत अच्छे से सारी चीजें करवा रहा है, बहुत चीजें आपने कवर कर ली हैं। एक फाइनल टच के साथ पूरी मेहनत लगा देंगे, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पर सारे टीचर ने बताया है। ये करो या मरो वाली स्थिति है ना, जी जान से पूरी की पूरी तैयारी, पूरी कोशिश आप लोगों को कर देनी है कि 100% इस बार वर्दी पहनकर ही छोड़ना है। तो एसएससी जीडी की मैं तो वही बोलूंगी, जिन भी बच्चों ने भरा है वो सब कांस्टेबल भी भरना, और कांस्टेबल की तैयारी क्योंकि सेम सिलेबस है लगभग, सारी चीजों को बहुत ही जोर के साथ। रिजेक्ट फॉर्म हुए, कहते हैं ना अगर एक दरवाजा बंद होता है तो 1000 खुल जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, बहुत अच्छा मौका है, इसको बिल्कुल भी मतलब गंवाने नहीं देना है।
और बने रहना है, सारी चीजों को करना है। सबसे पहले सेशन को शेयर करो, क्योंकि आज के सेशन में आपको बेहतरीन तरीके से पूरी चीजें बताई जाएंगी, शुरुआत से लेकर एंड तक। कि अगर किसी बच्चे को ये नहीं पता कि यूपी कांस्टेबल में क्या एज होती है, क्या एलिजिबिलिटी होती है, क्या क्या चीजें पढ़ने को आती हैं, क्या क्या कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने घंटे का पेपर होता है, तो सारी चीजें आपको इस सेशन में मतलब देखने को मिल जाएंगी। बिल्कुल भाई एक बात मैं तुमसे बड़े दिल से कहना चाहता हूं कि हम लोग पिछले 3 वर्षों से, ये चेहरे कोई आज के नहीं है, ये चावल बड़े पुराने हैं, ये पक गए हैं चावल। तुम 3 वर्षों से इन चेहरों को देख देख के शायद थक भी गए होंगे। मैं नहीं चाहता कि अगले 3 साल तक भी तुम हमें देखते रहो, नहीं भाई। मैं चाहता हूं कि तुम लोग जाओ और अपनी नौकरियां करो। तुम्हारी जो मर्जी है, तुम पहले यूपी कांस्टेबल लगो, फिर पीसीएस बनो, कुछ बनो, तुम्हारी मर्जी है। क्योंकि जीवन में मौके एक बार मिलते हैं चढ़ने के लिए। ये चढ़ता हुआ पहाड़ है भाई, अगर यहाँ पे फिसलने का मौका नहीं मिलता, एक चांस होता आदमी के पास पूरे 5-6 साल के कैरियर में, एक भर्ती आपका पूरा जीवन, आपका, आपके पूरे परिवार का, आपका सबका जीवन बदल सकती है। और दुष्यंत सिंह की उन पंक्तियों से याद रखना जो दिल पे लगती हैं, जिनके पास खाने के लिए पैसे नहीं होते। आप सोचते हो ना, ऐसे भी बच्चे बहुत सारे होते हैं जिनके पास मोबाइल रिचार्ज के पैसे नहीं होते। मोबाइल रिचार्ज तो छोड़ो, उनके पास बुक नहीं होती कोई, वो पुरानी किताबों से करते हैं। दुष्यंत सिंह ने बड़े प्यार से एक बात लिखी थी कि हो गई है पीर पर्वत सी, पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरा मकसद नहीं है हंगामा खड़ा करना, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए, ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी, लेकिन आग लगनी चाहिए, लगनी चाहिए। देखिए, जो ये तैयारी के, मैं आपको एक बार यहां पर एक बात आपको बताता हूं कि जैसे यूपी कांस्टेबल, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यूपी कांस्टेबल इंपॉर्टेंट क्यों है, इसका इंपॉर्टेंस इतना ज्यादा क्यों है। और एक बात यह भी होती है कि आप पर विश्वास किया क्यों जाए। एक ये बहुत बड़ा मुद्दा होता है कि आप पर विश्वास कैसे कर लिया जाए कि आप उसको लेकर चले जाएंगे। देखिए, अब राम का आपके साथ एक्सपीरियंस रहा है। जो पिछली वैकेंसी थी उसमें हमने छाती ठोक कर रिजल्ट दिया है। उसमें यह नहीं था कि अगर आज भी आप किसी भी पुलिस स्टेशन में चले जाएंगे, जो अभी भर्तियां होनी शुरू हो रखी है, जिसमें अभी ज्वाइनिंग होनी शुरू हो गई है, एक एक बच्चा आपको मिल जाएगा जो ये आपको प्रत्यक्ष प्रमाण देगा कि हाँ, मैंने यहां से पढ़ा था, मैंने यहां से पढ़कर ही पास किया है। सब चीजों को हमने उसमें करवाया था, अब भी करवाएंगे। सब चीजें आपके लिए अवेलेबल हैं, उसमें किसी भी तरह की कोई कमी नहीं आएगी। जैसे जो उत्साह पहले था उसमें तो फिर भी रिसोर्सेज की कहीं ना कहीं थोड़ी कमी रह गई थी, अब तो पूरी तरह से हम सक्षम है, पूरी तरह से आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। 24 घंटे क्लासेस का सिस्टम बना देंगे, ऐसे सिस्टम चलाएंगे कि आप देखकर मतलब पूरी तरह से वैसा हो जाएंगे कि मजा आ गया। देखिए, और एक बात सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इस वैकेंसी की इंपॉर्टेंस क्या है हमारे लिए। देखिए, जैसे मैं आपको बताता हूं कि अगर कोई बंदा छोटी एज में सिलेक्ट होता है, जैसे कि अब हम इसमें देखते हैं, इसमें जो मेल के लिए एज रखी गई है, मेल के लिए एज है 18 से लेकर 25 तक, 22 मेल के लिए 18 से लेकर 22 साल तक की है। अगर फीमेल की बात करते हैं तो 18 से लेकर 25 साल तक की है। तो अगर आप इस उम्र के दौरान हैं, कहीं मान लीजिए 20 साल के हैं, 21 साल के हैं, मान लीजिए आप लड़की हैं तो मान लीजिए 22-23 साल की हैं, आप अगर इस उम्र में जॉब लेते हैं तो ये जॉब लेने का मजा अलग है। क्यों? क्योंकि अभी कोई शादी का प्रेशर नहीं है, अभी कोई घर वालों को पैसे देने का प्रेशर नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स भी अभी कमा रहे हैं। अभी आप खुद की ग्रोथ में पैसा लगा सकते हैं, अब आप खुद को डेवलपमेंट में पैसा लगा सकते हैं। आप उन पैसों से आईएएस, पीसीएस, बड़े से बड़े यूपीएस, जो भी आपका सपना है उसके ऊपर पैसा खर्च करके वहां तक आप पहुंच सकते हैं। तो इसलिए इस जॉब का इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा यहां पर बढ़ जाता है। ठीक है, अभी आपके साथ हमारे अमित सर बोलेंगे, कुछ आपको बताएंगे। देखिए, जैसा कि आपकी निरंतर क्लासेस पहले से ही चल रही थी, आज फाइनली धमाका हो गया। आपके पास ये इंफॉर्मेशन आ चुकी है, वैकेंसी आ गई है और आपको अपने पढ़ाई में एकदम 4 चांद लगा देना। और जैसा कि सर कह रहे थे, इसकी इंपॉर्टेंस देखो इसलिए भी है, वैकेंसी इतनी ज्यादा है तो आपके आसपास में गांव में कोई ना कोई सिलेक्शन तो ले रहा होगा, आपको भी चूकना नहीं है। ऐसा ना हो कि हमें सुनने में मिले कि हमारा पड़ोसी हो गया और हम सिर्फ सुन रहे हैं, हमारे गांव के बगल का कोई हो गया, क्योंकि वैकेंसी ज्यादा सर, गांव से मतलब 10-15 लड़के होंगे ही होंगे। ठीक है, आप पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन कोई ना कोई तो पढ़ रहा होगा, वो अपनी रात दिन लोग एक कर देते हैं। तो आपको भी एकदम निरंतर प्रयास करते रहना है। एग्जामपुर टीम हमेशा से आपके साथ है। और देखो, यूपी पुलिस ही एक ऐसी वैकेंसी है जिससे मतलब एग्जामपुर शुरू किया था, सबसे पहली वैकेंसी है। ठीक है, तो लोग यूट्यूब पे कुछ करते भी नहीं थे, तब से
एग्जाम्पल आपके साथ खड़ा है कोई चीज तो फेथ नाम की हाँ चीज बिल्कुल, होती है। तो एकदम मतलब आपको ऐसा कुछ घबराने की जरूरत नहीं सर, ये सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट प्रैक्टिस हो गया या फिर आपका चैप्टर वाइज सब कुछ आपके साथ रहेगा। और जी ऐसी सर। बहुत सारी कहानियां भी है श्याम बाबू की जो है थी। बिल्कुल। बतौर कांस्टेबल उन्होंने ज्वाइन किया और आपको मालूम होगा कि मतलब डीएसपी पद पे मतलब उन्होंने सिलेक्ट हुआ और उन्होंने जो एसपी थे उन्होंने सैल्यूट किया कि ये जो है एसपी अभी यूपी की घटना है। कल दोपहर में जब दो लड़के आए पीएससी में सेलेक्ट हो चुके थे, वो पिछली भर्ती के अंदर ट्रेनिंग चल रही थी उनकी यहीं पर आपके जो क्या नाम है ग्रेटर नोएडा में एक सेंटर बना रखा वहीं पे, और उनका 82% आप सोच सकते हो 82% पीटी के अंदर उनका नंबर बन रहे थे। तो वो कह रहे थे कि सर हम लेखपाल में हम ले लेंगे सिलेक्शन, या कोई और भर्ती आएगी पीटी के थ्रू उसके अंदर हम सिलेक्ट हो जाएंगे। अब देखो एज रिलैक्सेशन में एक बड़ी बात है, बड़ा शॉर्ट पॉइंट है कि तुम में से बहुत सारे बच्चे एज ओवर लिमिट हो रहे हैं, ठीक है। तो उनके लिए एक बात बताता हूं कि भर्ती को आए हुए 1 साल से ज्यादा हो गया, आप सबको पता है, ठीक है। तो 100% ये आरक्षण में आपको छूट मिलेगी। और मजे की बात बताऊं, मैं तुम्हें 4 पॉइंट बताता हूं, उन 4 पॉइंटों पे ध्यान रखना। एक तो आपका सबसे बड़ी बात है कि आपके जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए अलग से आरक्षण है, स्पोर्ट्समैन के लिए अलग से आरक्षण है। और मजे की बात, स्वतंत्रता सेनानी जिसके, मजे की बात सुनना, आपके नाना दादा या परिवार में से कोई भी आपका जो भी रिलेटिव आपके ब्लड रिलेशन में बनता है, अगर वो स्वतंत्रता सेनानी रहा है तो 2% का आरक्षण है। मजे की बात है, कई सारे लड़के जिनकी फ्रीडम फाइटर थे उनको भी 2% आरक्षण दिया गया है। और सिविल जो पुलिस है, ठीक है। हाँ जी देखिए अभी आपके साथ हम धीरे धीरे जो इसकी इंफॉर्मेशंस हैं उनको लेकर आपके साथ शुरू करते हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें यह भी रहेगी जो प्रीति मैम ने भी आपके साथ डिस्कस किया। आज सुबह, आज जैसे कल एसएससी जीडी का स्टेटस फॉर्म आना शुरू हुआ, हम उसके ऊपर चर्चा कर रहे थे कि ये लोग जो फॉर्म का स्टेटस दे देते हैं एक्सेप्टेड रिजेक्टेड, ये गलत है। इनको एक ऑप्शन देना चाहिए कि फॉर्म मॉडिफिकेशन का। भाई साहब ये क्या मतलब हुआ आपका? बच्चा कब से तैयारी कर रहा है कि भाई साहब हमारा पेपर आएगा, आपने तो उसको बोल दिया कि तुम्हारी फोटो सही नहीं थी इसलिए तुम्हारा फॉर्म रिजेक्ट हो गया। आपको वहां पर लिंक देना चाहिए था कि फॉर्म मॉडिफिकेशन का लिंक है कि आप अपनी फोटो अच्छी तरह से डाल दीजिए, आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा। चलिए उसके ऊपर सिस्टम चालू होगा, उसके लिए भी हमने प्लानिंग किया है, वो अलग से चलेगा। बट इससे पहले बेहतर यह हो गया कि वहां पर अगर कोई गिरा तो यहां पर उठने का अवसर हमारे सामने आ गया। यहां पर हमें एक ऑप्शन मिल गया कि हम चीजों को वापिस उठा सके। तो इसलिए बेहतर यही रहा, उसको वो वाली वैकेंसी भी इंपॉर्टेंट थी, उसके साथ साथ ये पैरेलली आ गई, तो इसके साथ हमें थोड़ा सा सहारा मिल गया। तो अब हम सबसे पहले यह समझना शुरू करते हैं कि इसके लिए क्या क्या हमें क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या उसमें हमारी एज होनी चाहिए, क्या उसमें पूछेगा, क्या उसमें सब्जेक्ट रहेंगे, कितने नंबर का पूछेगा, कौन से क्वेश्चन पूछेगा, किस तरफ के पूछेगा, इनके ऊपर डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो बेसिक चीजों से शुरू करते हुए एज के साथ शुरू करते हैं, क्वालिफिकेशन के साथ शुरू करते हैं। बाबा सचिन सर आपको बताएंगे कि इसमें कैसे कैसे रहेगा। देखो मैं कुछ बड़े ही माइनर पॉइंट्स की चर्चा करूंगा, सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। तुम्हारे बहुत सारे, एक तो ये एमसीक्यू टाइप हमें भी लगाने पड़ते हैं कि बहुत सारे कमेंट करते हैं। आज सुन लो भाई ध्यान से, एक एक छोटी छोटी बात पे क्लियर करूंगा। सबसे पहले एज सबको पता है कि मेल और फीमेल 18-22, 18-25 रिलैक्सेशन रिजर्वेशन का जो सिस्टम है कि किस प्रकार से छूट मिलेगी, वो पुलिस के जो यूपी का जो बोर्ड है उसके ऊपर प्रॉपर निर्भर कर रहा है। और 100% है कि 1 साल का तो कम से कम वाला आपको 7% 1 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। क्वालिफिकेशन की हम बात करें 10+2 है या इसके समकक्ष कोई भी स्टेट की, जैसे बहुत सारे तुम में से बच्चे अदर स्टेट के हो सकते हैं, तो अदर स्टेट के समकक्ष 10+2 भी इसके अंदर क्या है, एलिजिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आते हैं हम लोग सैलरी पे, कि मोटा बात होती है कि यार आदमी की सैलरी कितनी होगी, कितने पैसे मिलेंगे मुझे, तो ये भी एक बड़ी बात है, तुम में से बहुत सारे बच्चे नहीं जानते। तो मैं एक बड़े तरीके से बताता हूं। देखो 7 पे ग्रेड कमीशन लागू हो चुका है आपका, 7200 ग्रेड पे की सैलरी है, ठीक है। और अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं बत्ते में मिला के, देखो सिंपल सैलरी होती है 21,000 के आसपास कुछ, ठीक है। लेकिन मजे की बात सुनो, बत्ते मिलाकर के ये सैलरी 30 से 40,000 तक पहुंच जाती है। आपके परिवार में, आपके गांव में, ढाणी में कोई लग रहा होगा नौकरी, पूछ लेना कितने मिलते हैं, तो बताएगा भाई साहब 33,000 रुपए आते हैं। और 33,000 रुपए जब अकाउंट में आते हैं ना, तो आदमी की चौड़ी अलग हो जाती है, मजा ही आ जाता है कि भाई साहब क्या बात है। और सभी लोग तुम जानते हो यार पैसे की वैल्यू क्या होती है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे आरक्षण पर, और उसके बाद आएंगे पेपर में तुम्हारे पास क्या आएगा। आरक्षण बड़ा एक मोटो है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एनसीसी वगैरह से क्या ले जाते हैं, ठीक है, चलिए। तो
यहां पर जो इंपॉर्टेंस है वो ये है कि आपके, देखिए एक बात और आपको बताता हूं, अगर आपके घर में एक बच्चा, एक अगर जैसे हम हैं, ठीक है, आपके घर में कोई भी एक बंदा अगर जॉब लग गया ना, गवर्नमेंट जॉब लग गया, तो आप अकेले अपनी पीढ़ी को नहीं सुधारेंगे, आप अपने मां बाप की, आप अपने आने वाले बच्चों की, आप सबकी पीढ़ियों को सुधार देंगे। कैसे? क्योंकि आपके घर पे एक फिक्स इनकम आने लगेगी। जब फिक्स इनकम आने लगेगी तो लोन वगैरह मिलने में भी बहुत आसानी होगी, और आप भी अपने खर्चों को फिक्स करके चलेंगे। जब खर्चे फिक्स करके चलते हैं ना आदमी, तो बहुत सारी चीजों को आदमी सोल्व करके चलता है। तो एक आदमी 3 जनरेशन को सुधार सकता है, और ये जनरेशन को सुधारने का जिम्मा अब की बार हमारे कंधों पर है। मैं आपको ये बिल्कुल याद दिला देना चाहता हूं कि घर वालों ने आपको पैदा किया है, घर वालों ने आपको पाला है, पोसा है, अब तक बहुत सिस्टम दे दिया है आपको। अब जिम्मेवारी हमारी आ गई है कि अब हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनकी भी जिम्मेवारियों को समझें, और अपने छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन, उनको भी सपोर्ट करें, और भाई साहब बेहतर तरीके से तैयारी करें। कहीं भी जाना मत, हर एक चीज को सुनकर समझकर बिल्कुल तय तरीके से नोट करके जाना। आपको सबसे पहले एक्सप्लेन किया कि एज कितनी होनी चाहिए। अब उसके बाद इसमें हम आपको बताएंगे कि पेपर किस तरह का आता है, पेपर में क्या क्या पूछता है, फिर आपको बताएंगे कि क्लासेस आपकी किस किस टाइम चलेंगी, फिर आपके उसमें सजेशंस भी मांगेंगे कि आप क्या चाहते हो, हर चीज को उसमें डिस्कस करेंगे। तो अभी आपको पेपर के बारे में पेपर के बारे में आप बता दो कि कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे, कैसे। देखो, अगर पेपर की बात करते हैं तो पेपर के अंदर क्या क्या चीजें आती है, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर पेपर के बारे में, तो पहले आपकी जनरल नॉलेज वाला सेक्शन आता है, जिसके अंदर सब कुछ आ जाएगा। यूपी जी के आ जाएगी, आपकी जनरल साइंस आ जाएगी, स्टैटिक जी के आ जाएगी, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर वाला पोर्शन आएगा। फिर इसके अंदर हिंदी पूछी जाती है, इसके अंदर पूछी जाती है रीजनिंग, इसके अंदर पूछी जाती है मैथ्स। तो मतलब मोटे मोटे ये 4 सब्जेक्ट हैं जिससे कुल मिलाकर आपका पेपर बनता है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं आपके 150 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, और 300 नंबर का ये पेपर होता है। 2 घंटे आपको दिए जाते हैं क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए। साथ ही में यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, तो यहाँ पर ये याद रखना 150 क्वेश्चन आएंगे, इन चारों टॉपिक से रिलेटेड आएंगे। 2 घंटे का आपको टाइमिंग दिया जाएगा, और ये ऑफलाइन ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, ऑफलाइन एग्जाम होता है आपका, और ऑब्जेक्टिव MCQ होता है। तो ये बहुत अच्छा मौका है, जैसा कि अभी आपको सर ने बताया था कि लड़के और लड़कियों दोनों के लिए बताया, एज आपको बता दिया, अभी रिलैक्सेशन भी मिलेगी। तो मैं सभी को बोलूंगी लड़के लड़की दोनों इक्वल हैं, और आज के टाइम में तो लड़कियां भी बिल्कुल कम नहीं है, ठीक है। सबको आत्मनिर्भर होना है, सबको सेल्फ इंडिपेंडेंट होना है। वो भी चाहती है कि भाई पापा मम्मी देखें कि मेरी वर्दी लगी है, मैंने वर्दी पाली है, तो इतनी एक चमक होती है ना फैमिली के नजरों में, वो पूरी बढ़ जाती है। रिलेटिव सारे रिश्तेदारों को पता चल जाए कि भाई गवर्नमेंट जॉब पाली है लड़की ने या लड़के ने, बेटे ने, दोनों ने। तो बहुत अच्छा मौका है। ये चारों सब्जेक्ट जो आपने पढ़े, उनके लिए भी जिनके फॉर्म SSC GD में रिजेक्ट हुए हैं, आपने भी तो ये सारी चीजें पढ़ी थी, तो इसमें क्या ना है। तो बहुत बेहतरीन तरीके से ये सारी चीजें, आपके सारे सब्जेक्ट हैं, इसी के अंदर आपकी यूपी जी के हो जाएगी, करंट अफेयर हो जाएगी, जनरल अवेयरनेस, सारी चीजें आएंगी। हिंदी आपकी आ रही है, रीजनिंग आ रही है, और मैथ्स आ रही है। 150 क्वेश्चन, 300 नंबर के, 2 घंटे का पेपर, ऑफलाइन ऑब्जेक्टिव, ये पेपर आप लोगों का रहेगा। और सर बताएंगे इसके अंदर और ज्यादा खोल के कि कौन कौन सी चीजें। सेशन को शेयर करके चलेंगे शानदार तरीके से। जितना जोश हम में है उतना जोश आप में भी दिखना चाहिए, बिल्कुल। तो आज कुछ बच्चे ये पूछ रहे हैं कि सर इसमें जो एक मैटर, जो मन में मुझे एक दुविधा रहती है, वो इसको लेकर बहुत रहती है कि सर क्या रहेगी हाइट। क्योंकि भाई साहब हम दौड़ तो चलो उस समय पर कर भी लेंगे, कैसे भी करके, खाना खा के ज्यादा, चलो अपनी एनर्जी कम है तो एनर्जी को बढ़ाकर, वेट ज्यादा है तो वेट को कम करके, प्रैक्टिस करके उसको कर सकते हैं। पर एज, जो हाइट को लेकर जो सिस्टम रहता है, उसको लेकर मन में बहुत बड़ी दुविधा रहती है। तो हाइट को लेकर अगर बात की जाए तो भाई साहब आपकी जो बॉयज की हाइट रहेगी वो रहेगी 168, और अगर गर्ल्स की हाइट रहेगी, गर्ल्स की हाइट देखें तो 152, ठीक है, 152 सेंटीमीटर। क्योंकि लड़कियों की हाइट थोड़ी सी कम होती है, इसलिए इन्होंने 152 का प्रावधान दिया है। इन्होंने कितना दिया है? 162 का दिया, ठीक है। और अगर हम दौड़ की बात करते हैं तो दौड़ को भाई साहब इन्होंने 4.8 किलोमीटर दिया है लड़कों में, लगभग 5 किलोमीटर हो गया। और अगर हम लड़कियों की बात करते हैं तो 2.4 किलोमीटर हो गया, मतलब इसका आधा हो गया, जस्ट इसका आधा, ठीक है। तो लड़कियों को भी इसमें पूरा ध्यान रखा गया है, फिजिकल के हिसाब से भी उनको पूरा मतलब सपोर्ट किया गया है। ऐसा नहीं है कि भाई साहब जैसे उन्होंने 2.4 किलोमीटर का दिया कि चलिए लड़कियां थोड़ा कम दौड़ पाती हैं, ठीक है, उसी हिसाब से उन्होंने उसको फिजिकल के हिसाब से भी ध्यान रखा है।
तो इसमें और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो प्रीति मैम कह रहे हैं कि मतलब ये तो गलत आंक रहे हो लड़कियां ज्यादा लड़कियों को। तेज दौड़ती हैं चलो, ये प्रीति मैम कह रही है कि लड़कियां ज्यादा तेज दौड़ती हैं। लड़कियां ज्यादा तेज दौड़ती हैं सर। कितनी जल्दी वो घर का काम करती है ना दौड़ दौड़ के, लड़के नहीं कर पाएंगे। हम गवर्नमेंट से गुजारिश करेंगे कि इसको 5.4 कर दो भैया, इसको 5.4 कर दो, इसको 4.8 रखो भैया। हाँ ठीक है भैया, हम गरीब आदमी, हम तो कम ही तोड़ लेंगे, ठीक है, हमें क्या है, हमें तो बेनिफिट ही रहेगा भैया, ठीक है। तो इस मामले में तो चलो प्रीति मैम ने पहल की कि मैम कह रही कि भाई इसमें हम जल्दी आगे निकलेंगे और 5.4 करवा देंगे इसको, ठीक है। एक बार क्लासों ये मारेंगे आपको आकर इधर ये इधर आपका लड़कियां सभी इकट्ठी हो गई, लड़कियां से आपको आकर पकड़ पीटेंगी इधर कि ये आप क्या करवा रही हैं हमारे साथ। चलिए तो क्लासेस का